नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे अध्याय में गहराई से उतर रहे हैं जो हमारी दुनिया की नींव है, कार्बन यौगिक यानी चैप्टर 9। हमारे पास इस अध्याय के नोट्स और टेक्स्ट बुक के कुछ हिस्से हैं और हमारा मिशन है कार्बन की इस अनोखी दुनिया को समझना, खासकर एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा के नजरिए से जो जरूरी बातें हैं उन्हें पकड़ना। बिल्कुल। तो तैयार हैं कार्बन की कहानी सुनने के लिए? बिल्कुल। कार्बन वाकई में केमिस्ट्री का कह सकते हैं सुपरस्टार है। सोची, जैसा स्रोत बताते हैं, प्रकृति में करीब 1 करोड़ कार्बन यौगिक हैं। 1 करोड़? हाँ, और ये संख्या बाकी सारे तत्वों के कुल यौगिकों से भी ज्यादा है। मतलब यही दिखाता है कि कार्बन कितना खास है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कि कार्बन के यौगिक बाकी जैसे आयनिक यौगिकों से इतने अलग क्यों होते हैं। हमने पढ़ा है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ऊंचे होते हैं। हाँ बिल्कुल। अलग बन जाते हैं। पर सारणी 9.1 देखें तो मीथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म जैसे कार्बन यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक तो काफी कम है, ज्यादातर 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सही। और ये बिजली के अच्छे चालक भी नहीं लगते, ऐसा क्यों है? इसका राज छिपा है उनके बीच के जुड़ाव में, मतलब उनके बॉन्ड में। आयनिक यौगिकों में तो वो मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक खिंचाव होता है आयनों के बीच। लेकिन कार्बन ज्यादातर सहसंयोजी आबंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। सहसंयोजी मतलब साथ में? बिल्कुल। इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं है, बल्कि साझा करते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा। और इन अणुओं के बीच का जो आपसी खिंचाव होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाँ, वो आयनिक वालों जितना मजबूत नहीं होता, इसलिए पिघलने और उबलने में कम तापमान लगता है। और बिजली का चालन? क्योंकि आयन बनते ही नहीं, तो बिजली का चालन भी नहीं हो पाता या बहुत कम होता है। तो कार्बन ये साझेदारी वाला रास्ता ही क्यों चुनता है? इलेक्ट्रॉन लेना देना क्यों नहीं करता? इसके लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा। वो है 2,4, सारणी 9.2 में दिया है। हाँ, 2,4 मतलब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। सही। अब स्थायी होने के लिए, जैसे नोबल गैस होती है, इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे C4+ आयन बनाने के लिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे C4- आयन बनाने के लिए। और ये दोनों ही काम मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। सोचिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में जबरदस्त ऊर्जा लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल है, क्योंकि कार्बन का नाभिक, न्यूक्लियस, छोटा है। उसके लिए 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना भारी पड़ेगा। ऊर्जा के हिसाब से देखें तो ये दोनों रास्ते ठीक नहीं। तो कार्बन ने बीच का रास्ता निकाला, चलो मिलकर काम करें, साझा करें। एकदम सही। ना लेना ना देना, बस साझेदारी। कार्बन अपने बाहरी 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणुओं के साथ साझा कर लेता है। अच्छा। इससे जुड़े हुए सभी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा पूरी कर लेते हैं और स्थायी मतलब स्टेबल हो जाते हैं। इसी साझेदारी से बनने वाला बंधन है सहज संयोजी बंधन। इसके सरल उदाहरण भी दिए हैं स्रोत में, जैसे हाइड्रोजन H2। हाँ बिल्कुल। 2 हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, H-H। और ऑक्सीजन O2, उसमें डबल बॉन्ड होता है। सही। 2 ऑक्सीजन परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो डबल बॉन्ड बनता है, O डबल बॉन्ड O। और नाइट्रोजन N2 में 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। इन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट या लाइन स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं ना, चित्र 9.3, 9.4 में जैसे। बिल्कुल। और मीथेन CH4, जो बहुत आम कार्बन यौगिक है। हाँ, मीथेन। उसमें कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा करता है, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। चित्र 9.5 में दिखाया है। इससे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो जाते हैं। हाँ, और ये बॉन्ड दिशात्मक होते हैं, मतलब डायरेक्शनल। इसी वजह से अणु का एक निश्चित आकार बनता है, जैसे मीथेन का वो टेट्राहीड्रल शेप होता है। चित्र 9.6। तो ये साझेदारी वाली प्रकृति ही कार्बन को इतना खास बनाती है, जिसकी वजह से इसके लाखों करोड़ों यौगिक हैं, छोटे से मीथेन से लेकर विशाल DNA तक। लेकिन क्या सिर्फ साझेदारी ही कारण है या कुछ और भी है? साझेदारी तो कह सकते हैं नींव है, पर कार्बन की 2 और जबरदस्त खूबियां हैं जो उसे इतना वर्सेटाइल, इतना बहुमुखी बनाती हैं। अच्छा, वो क्या है? एक है श्रृंखला बंधन यानी कैटिनेशन, और दूसरी है चतुसंयोजकता यानी टेट्रावेलेंसी। श्रृंखला बंधन, कैटिनेशन, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, मतलब क्या है इसका? आसान भाषा में कहें तो
कार्बन परमाणुओं की आपस में ही जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की कमाल की क्षमता। अच्छा, कार्बन का कार्बन से जुड़ना? हाँ, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, स्टेबल होते हैं। इस वजह से कार्बन परमाणु सीधी चेन बना सकते हैं या ब्रांच वाली शाखित चेन या फिर बंद रिंग जैसी संरचनाएं भी बना सकते हैं। चित्र 9.31a में दिखाया है। कमाल है। कुछ और तत्व भी हैं जैसे सिलिकॉन, वो भी थोड़ी बहुत चेन बनाते हैं पर कार्बन जैसी मजबूत और लंबी चेन नहीं बना पाते। और दूसरी खूबी चतुःसंयोजकता, टेट्रावेलेंसी। इसका मतलब है कार्बन की 4 भुजाएं होना, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है। अच्छा, यानी एक कार्बन परमाणु एक साथ 4 दूसरे परमाणुओं से बॉन्ड बना सकता है। 4 अलग अलग कनेक्शंस। हाँ, और ये दूसरे परमाणु कार्बन भी हो सकते हैं या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, कई सारे अलग अलग तत्व हो सकते हैं। सोचिए 4 कनेक्शन पॉइंट होने से कितने अलग अलग तरह के अणु डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ये श्रृंखला बंधन और चतुःसंयोजकता, ये दोनों मिलकर कार्बन को बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा बना देते हैं, जिनसे अनगिनत स्ट्रक्चर बन सकते हैं। स्रोत में समघटकता का भी जिक्र है, आइसोमेरिज्म, उसे आगे देखेंगे। हाँ, ये गुण एसएससी परीक्षा के लिए भी जरूरी लगते हैं। मतलब कार्बन इतना खास क्यों है, ये समझाने के लिए। बिल्कुल, ये कार्बन की वर्सेटिलिटी के मुख्य कारण है। अब इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने सबसे सरल यौगिकों को देखते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, नाम से ही लग रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। एकदम सही। ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं और ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। हाँ, स्रोत इन्हें 2 टाइप में बांटता है, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त मतलब पेट भरा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब सीसी सिंगल बॉन्ड। अच्छा, उनकी सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से ही पूरी हो जाती हैं। कोई जगह बाकी नहीं रहती डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इन्हें एल्केन्स कहते हैं। जैसे मिथेन CH4, इथेन C2H6। बिल्कुल। चित्र 9.8, 9.9 में इनके स्ट्रक्चर हैं। इनका एक सामान्य फॉर्मूला भी है, CnH2n+2, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। अभी और जुड़ने की गुंजाइश है। सही पकड़ा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड C या फिर ट्रिपल बॉन्ड C जरूर होता है। ओके, डबल या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन्स कहते हैं, जैसे इथीन C2H4, जिसका स्ट्रक्चर चित्र 9.11 में है। इनका सामान्य सूत्र है CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड वाले? ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइंस कहते हैं, जैसे इथाइन C2H2, जिसे एसिटिलीन भी कहते हैं। इनका सूत्र है CnH2n-2। तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या फर्क पड़ता है? सिंगल बॉन्ड वालों से ये अलग कैसे हैं? फर्क पड़ता है उनकी रिएक्टिविटी में। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा। हाँ, ये आसानी से टूटकर दूसरे परमाणु या समूहों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादातर संतृप्त वालों से ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं, खासकर वो संकलन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस, जिनकी बात हम आगे करेंगे। ओके, तो ये अंतर समझना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, संतृप्त बनाम असंतृप्त। बिल्कुल। और ये सब हाइड्रोकार्बन हमें मिलते कहाँ से हैं? स्रोत में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का जिक्र है। हाँ, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, असल में इन्हीं हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होते हैं। ज्यादातर एल्केन होते हैं उनमें। ये लाखों साल पहले जो जीव जंतु और पेड़ पौधे थे, उनके अवशेषों से बने हैं। अच्छा। इन्हें धरती से निकालकर फिर रिफाइनरी में प्रभाजी आसवन, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसी प्रक्रियाओं से अलग अलग किया जाता है। उसी से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, CNG ये सब मिलता है। सीधी चेन वाले हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, डेकेन तक सारणी 9.12 में। फिर ब्रांच्ड वाली चेन भी हो सकती है, शाखित श्रृंखलाएं, चित्र 9.13, और रिंग वाली संरचनाएं भी, जैसे साइक्लोहेक्सेन, चित्र 9.14। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो तीसरा गुण आता है जिसकी बात हम कर रहे थे, समघटकता, आइसोमेरिज्म। इसका क्या मतलब है? समघटकता या आइसोमेरिज्म ये बड़ी दिलचस्प चीज है। इसका मतलब है ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही हो। मतलब कार्बन हाइड्रोजन की गिनती सेम। एकदम, गिनती वही
पर उनका स्ट्रक्चर, परमाणुओं के जुड़ने का तरीका वो अलग अलग हों। अच्छा, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक तो वही है, पर घर अलग अलग डिजाइन के बना दिए। बिल्कुल सही पकड़ा। एक उदाहरण लेते हैं, ब्यूटेन C4H10। हाँ, ब्यूटेन। इसका एक स्ट्रक्चर सीधी चेन वाला हो सकता है, उसे कहते हैं एन ब्यूटेन। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जिसमें एक कार्बन ब्रांच की तरह जुड़ा हो, उसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। चित्र 9.13b में दिखाया है तो दोनों में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही। बिल्कुल, पर जुड़ने का तरीका अलग है, और इस अलग स्ट्रक्चर की वजह से इनके गुण, जैसे कि क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी अलग अलग होते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन C6H12 एक रिंग का उदाहरण है। परीक्षा में अक्सर ब्यूटेन जैसे सरल अणुओं के समघटक, मतलब आइसोमर्स, बनाने को कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से ही नहीं जुड़ता, हमने देखा वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह से भी जुड़ता है। जब हाइड्रोजन की जगह कोई और परमाणु या समूह आ जाता है, तब क्या होता है? यही प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल सही। जब हाइड्रोकार्बन चेन से कोई एक या ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा परमाणु, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर परमाणुओं का कोई समूह जुड़ जाता है, तो उसे प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये ग्रुप क्या करता है? यही समूह उस यौगिक के खास रासायनिक गुणों, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को तय करता है। चाहे कार्बन चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर फंक्शनल ग्रुप वही है तो उसके गुण काफी हद तक वैसे ही रहेंगे। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप एक तरह से यौगिक की पहचान या पर्सनैलिटी तय करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। सारणी 9.56 में कुछ मुख्य ग्रुप दिए हैं, जैसे हेलो ग्रुप -Cl -Br -I, अल्कोहल ग्रुप -OH, एल्डिहाइड ग्रुप -CHO, कीटोन ग्रुप -CO, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप -COOH, ईथर -O, एस्टर -COO, एमीन -NH2। बाप रे, काफी सारे हैं। ये सब याद रखने जरूरी लगते हैं, इनके नाम और स्ट्रक्चर। हाँ, ये मुख्य फंक्शनल ग्रुप और उनके स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें अगले टॉपिक तक ले जाते हैं, जो है समजाती श्रेणी, यानी होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, समजाती श्रेणी, ये क्या है? ये यौगिकों का एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होता है, पर कार्बन चेन की लंबाई एक एक करके बढ़ती जाती है। अच्छा, जैसे अल्कोहलों का परिवार, जिनमें OH ग्रुप होता है, मेथनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH, ऐसे। बिल्कुल। या कार्बोक्सिलिक एसिड का परिवार, COOH ग्रुप वाले, मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो इस परिवार की, मतलब समजाती श्रेणी की, क्या खास बातें होती हैं? इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो याद रखनी चाहिए। पहला, हर अगले सदस्य में, मतलब सीरीज में आगे बढ़ने पर एक CH2 यूनिट का फर्क होता है। अच्छा, CH2 जुड़ता जाता है। हाँ। दूसरा, इससे मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 का अंतर आता जाता है। ओके। तीसरा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, तो उनके रासायनिक गुण काफी मिलते जुलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। हाँ, लगभग। और चौथा, चेन लंबी होने से भौतिक गुणों में, जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व वगैरह में धीरे धीरे एक नियमित बदलाव आता है। सारणी 9.17 में एल्केन, अल्कोहल, एल्कीन के लिए ये ट्रेंड दिखाया भी गया है। ये पैटर्न समझना महत्वपूर्ण है। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के वो सामान्य सूत्र भी इसी श्रेणी की पहचान है ना? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। बिल्कुल। ये सामान्य सूत्र होमोलॉगस सीरीज को पहचानने में मदद करते हैं। अब इतने सारे यौगिक हैं, लाखों करोड़ों, तो उनका नाम रखने का भी कोई सिस्टम होगा? हाँ। वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ। यही IUPAC नामकरण आता है। हाँ, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसके नियम वगैरह शुरुआत में शायद थोड़ा लगे, पर इसके नियम काफी लॉजिकल हैं, व्यवस्थित हैं। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही नाम से यौगिक को पहचान सके। ठीक है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? श्रोत कहता है प्रीफिक्स, पेरेंट, सफिक्स। हाँ, सरल यौगिकों के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पूर्वलग्न, पेरेंट, अनुलग्न। सफिक्स, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? मतलब नियम क्या है? देखिए, कुछ मुख्य स्टेप्स हैं। 1, जनक, पेरेंट।
सबसे पहले अणु में सबसे लंबी लगातार कार्बन चेन ढूंढनी होती है। उसमें जितने कार्बन हैं उसके हिसाब से पेरेंट नाम तय होता है। जैसे 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट वगैरह। ओके, सबसे लंबी चेन। 2 अनुलग्न सफिक्स। फिर देखना होता है कि मुख्य फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है क्या। उसके हिसाब से पेरेंट नाम के आखिर में एक खास सफिक्स लगता है। जैसे OH ग्रुप के लिए ऑल, CHO के लिए एल, COOH के लिए ओइक एसिड। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो N लगता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से सफिक्स। पूर्व लग्न प्रीफिक्स। अगर लंबी चेन के अलावा कोई साइड ब्रांच है या कोई हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसा ग्रुप है जो सफिक्स में नहीं आता, तो उसका नाम प्रीफिक्स की तरह पेरेंट नाम के शुरू में लगता है। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, मिथिल। 4 अंकन नंबरिंग। फिर उस लंबी कार्बन चेन पर नंबर डालने होते हैं, 1, 2, 3। नंबरिंग उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से मुख्य फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड या प्रीफिक्स को सबसे छोटा नंबर मिले। अच्छा, सबसे छोटा नंबर देना है। हाँ, फिर इन सब को मिलाकर नाम लिख देते हैं नंबर के साथ कि कौन सा ग्रुप कहाँ लगा है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे CH3 CH2OH, इसमें 2 कार्बन है तो पेरेंट हुआ एथ। सही। फंक्शनल ग्रुप है OH तो सफिक्स हुआ ऑल। सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो N भी आएगा, मतलब एथ, N, ऑल, एथेनॉल। बिल्कुल, इथेनॉल। एक और देखें, CH3COOH। इसमें भी 2 कार्बन तो एथ। फंक्शनल ग्रुप है COOH जिसका सफिक्स है ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। एकदम सही, इथेनोइक एसिड। सारणी 9.18, 9.19, 9.20 में और भी उदाहरण हैं, जैसे प्रोपेनॉल CHO ग्रुप, प्रोपेनॉन CO ग्रुप, क्लोरोइथेन Cl ग्रुप। हाँ, ये उदाहरण देखने चाहिए। परीक्षा में सरल यौगिकों का IUPAC नाम लिखना या दिए गए नाम से स्ट्रक्चर बनाना पूछा जाता है। बिल्कुल, और कभी कभी सामान्य नाम जो पुराने चले आ रहे हैं और IUPAC नाम में फर्क भी पता होना चाहिए। जैसे इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एसिटिक एसिड है, सारणी 9.21। हाँ, एसिटिक एसिड तो सिरके वाला है। वही, IUPAC नाम ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं। ठीक है, नामकरण कुछ कुछ समझ आया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक कारनामों पर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है दहन, कंबशन, यानी जलना। हाँ, ये तो कार्बन यौगिकों की एक बहुत कॉमन रिएक्शन है। लगभग सभी कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी H2O और साथ में गर्मी और रोशनी पैदा करते हैं। ऊर्जा निकलती है। हाँ, यही ऊर्जा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ी, कोयला, LPG, पेट्रोल, इन सबके जलने से। स्रोत में कार्बन, मीथेन CH4 और इथेनॉल CH3 CH2OH के जलने के समीकरण दिए हैं। ये बैलेंस करना आना चाहिए। इसमें एक जरूरी बात बताई गई है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने में फर्क होता है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। आमतौर पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन जब पूरी ऑक्सीजन में जलते हैं तो साफ नीली लौ देते हैं। नीली लौ। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन या एल्काइन अक्सर पीली कालिक वाली लौ के साथ जलते हैं। इसे आजमाएं। पृष्ठ 15। ऐसा क्यों? पीली कालिक वाली लौ क्यों? माना जाता है कि असंतृप्त यौगिकों में कार्बन का प्रतिशत संतृप्त वालों की तुलना में ज्यादा होता है। अगर जलने के लिए ऑक्सीजन पूरी न मिले, अपूर्ण दहन, तो कार्बन पूरी तरह CO2 में नहीं बदल पाता। उसके बिना जले हुए कण कालिक सूट के रूप में रह जाते हैं, जो गर्म होकर पीली रोशनी देते हैं। अच्छा, इसीलिए स्टोव के एयर होल साफ रखने चाहिए ताकि हवा ठीक से मिले और ईंधन पूरी तरह जले, कालिक न बने। हमेशा याद रखें। बॉक्स। बिल्कुल ठीक है। दहन के बाद अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए कुछ खास रसायन लगते हैं जिन्हें ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इसका कोई उदाहरण? हाँ, एक बहुत क्लासिक उदाहरण है इथेनॉल का ऑक्सीकरण। अगर इथेनॉल में क्षारीय KMnO4 डालकर गर्म करें तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड बन जाता है। समीकरण पृष्ठ 16।
अरे, अल्कोहल से एसिड बन गया। हाँ, यहाँ अल्कोहल -OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड -COOH ग्रुप में बदल गया। ये अभिक्रिया दिखाती है कि कैसे फंक्शनल ग्रुप को बदला जा सकता है। ये थे बिल्कुल, क्योंकि उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं ना, तो उनमें अभी और परमाणु जुड़ने की जगह होती है। ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटकर दूसरे अणुओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एडिशन। सबसे आम है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस जोड़ी जाती है। हाइड्रोजन का जुड़ना। हाँ, इसके लिए अक्सर निकल Na या पैलेडियम PD जैसे उत्प्रेरक कैटलिस्ट की जरूरत होती है। इस रिएक्शन से एल्कीन या एल्काइन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त एल्केन बन जाते हैं। अरे हाँ, इसका इस्तेमाल तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में होता है। ये स्रोत में दिया है, पृष्ठ 17। बिल्कुल सही। वनस्पति तेलों में असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं। जब उनमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं निकल कैटलिस्ट के साथ, तो वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं और तेल संतृप्त होकर जम जाता है, जिसे वनस्पति घी कहते हैं। ये तो रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा है। हाँ, संकलन अभिक्रिया का एक और इस्तेमाल है असंतृप्तता का टेस्ट करने में। टेस्ट कैसे? अगर किसी यौगिक में ब्रोमीन वाटर, जो लाल भूरे रंग का होता है, डालें और वो रंगहीन हो जाए, तो इसका मतलब है कि यौगिक असंतृप्त है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। संतृप्त यौगिक जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, वो ब्रोमीन वाटर का रंग नहीं उड़ाते। पृष्ठ 16। आयोडीन के साथ भी ऐसा ही टेस्ट होता है। ये तो लैब में टेस्ट करने के काम आता होगा। हाँ। और चौथी मुख्य अभिक्रिया है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये संतृप्त यौगिकों के लिए है। हाँ, क्योंकि संतृप्त यौगिकों, एल्केन में तो सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनमें कुछ जुड़ने की जगह नहीं होती। वो ज्यादातर कम रिएक्टिव होते हैं। पर तेज धूप या बहुत ज्यादा गर्मी में वो हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि हैलोजन परमाणु कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एक करके हटाकर उनकी जगह खुद ले लेता है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देता है। अच्छा, एक गया दूसरा आया। बिल्कुल, जैसे मीथेन CH4 अगर क्लोरीन Cl2 के साथ धूप में रखा जाए तो धीरे धीरे उसके हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन जुड़ते जाते हैं। क्लोरोमीथेन CH3Cl, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 और आगे भी बन सकता है। समीकरण पृष्ठ 17। तो ये चारों अभिक्रियाएं, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, इनके कॉन्सेप्ट, उदाहरण और समीकरण, ये सब परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये कोर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब स्रोत में दो खास यौगिकों पर फोकस है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। पहले एथेनॉल की बात करते हैं। इथानॉल, जिसे आम भाषा में अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये बहुत काम का यौगिक है। हाँ, इसके गुण क्या हैं? ये कमरे के तापमान पर रंगहीन द्रव होता है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। पानी में किसी भी अनुपात में आसानी से घुल जाता है और ये एक बहुत अच्छा विलायक है, मतलब सॉल्वेंट है, कई चीजों को घोल लेता है। अच्छा, इसके उपयोग? इसी वजह से इसका इस्तेमाल टिंचर आयोडीन जो चोट पे लगाते हैं, कफ सिरप, टॉनिक और कई दवाइयों में होता है। परफ्यूम में भी होता है और लेबोरेटरी में स्पिरिट लैंप में ईंधन की तरह भी। लेकिन स्रोत में पीने के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी बताया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालता है। और इससे भी खतरनाक है मिथेनॉल CH3OH, जो दिखने में इथेनॉल जैसा ही होता है पर बहुत जहरीला होता है। थोड़ी सी मात्रा भी अंधापन या मौत का कारण बन सकती है। क्या आप जानते हैं? बॉक्स पृष्ठ 18। बाप रे। इसीलिए औद्योगिक इस्तेमाल वाले अल्कोहल में अक्सर कुछ जहरीला पदार्थ जैसे मेथनॉल या कॉपर सल्फेट और रंग मिला दिया जाता है ताकि कोई उसे पी ना सके। इसे विकृतीकृत स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। ये जानना जरूरी है। अच्छा, एथेनॉल की कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं याद रखनी है? दो मुख्य अभिक्रियाएं स्रोत में दी हैं। एक, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड नाम का कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर, बहुत कमजोर, को दिखाता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ। दूसरी है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अगर एथेनॉल को ज्यादा मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 70 डिग्री C पर गर्म करें तो एथेनॉल में से पानी का एक अणु H2O निकल जाता है। पानी निकल गया। हाँ, H2SO4 पानी सोखने का काम करता है और पानी निकलने से एथेनॉल बदल जाता है इथीन C2H4 में, जो एक एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड बन जाता है। पृष्ठ 19।
ये दोनों अभिक्रियाएं एथेनॉल के स्ट्रक्चर और गुणों को समझने में मदद करती हैं। और आजकल एथेनॉल को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। गन्ने के रस के किण्वन फर्मेंटेशन से बनता है। हाँ बिल्कुल, इसे बायोफ्यूल की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा हीरो एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं ना? हाँ, एसिटिक एसिड इसका सामान्य नाम है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का दूसरा सदस्य है। इसके क्या गुण है? इसका 5 से 8% पानी में बना घोल सिरका यानी विनेगर कहलाता है, जो हम खाने में अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सिरका। स्वाद में खट्टा होता है और क्योंकि ये एसिड है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसे आजमाएं, पृष्ठ 19। और वो जमने वाली बात, ग्लेशियल एसिटिक एसिड? हाँ, शुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब थोड़ी सी ठंड में ही ये बर्फ जैसा जम जाता है। इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अच्छा, इसकी कौन सी अभिक्रियाएं खास है? इसके भी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। एक, उदासीनीकरण। क्योंकि ये एसिड है तो ये क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। यहां लवण बनता है सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट, समीकरण पृष्ठ 20। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। 2, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से क्रिया। ये एसिड कार्बोनेट जैसे वॉशिंग सोडा Na2CO3 और बाइकार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3 के साथ तेजी से रिएक्ट करके लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। CO2 निकलने से तेज बुदबुदाहट एफरवेसेंस होती है। ये एसिड का एक जाना माना टेस्ट है। चित्र 9.24 पृष्ठ 21। वो CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बिल्कुल, ये CO2 का कन्फर्मेशन टेस्ट है। और तीसरी रिएक्शन, एस्टरीकरण। 3, एस्टरीकरण, एस्ट्रिफिकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल अल्कोहल के साथ किसी एसिड उत्प्रेरक जैसे थोड़ा सा सांद्र H2SO4 की मौजूदगी में गर्म करते हैं तो एक नया यौगिक बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। साथ में पानी भी बनता है। एस्टर? हाँ, इस केस में एथिल इथेनोएट नाम का एस्टर बनता है। एस्टर की खास बात होती है उनकी मीठी फलों जैसी गंध, फ्रूटी स्मेल। चित्र 9.25 पृष्ठ 21। अच्छा, इत्र वगैरह में इस्तेमाल होते होंगे। हाँ, कई एस्टर सुगंध और स्वाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चौथी रिएक्शन, साबुनीकरण। 4, साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। ये एस्टरीकरण का उल्टा जैसा है। अगर बने हुए एस्टर को किसी क्षार जैसे NaOH के साथ गर्म करें तो वो वापस टूट जाता है। हमें वापस अल्कोहल जैसे एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण जैसे सोडियम एसिटेट मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि साबुन असल में लंबी चेन वाले फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण ही होते हैं और वो इसी तरह की रिएक्शन से बनते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को साबुनीकरण या सोपिनिफिकेशन कहते हैं। पृष्ठ 22। तो एस्टरीकरण और साबुनीकरण ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन लगती हैं, खासकर इंडस्ट्री के लिए इत्र, स्वाद, साबुन बनाने में। बिल्कुल। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों के गुण, उपयोग और ये चारों पांचों अभिक्रियाएं परीक्षा के लिहाज से अच्छे से समझनी होंगी। निश्चित रूप से। अब अध्याय के आखिरी हिस्से पर आते हैं। बड़े अणु, वृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल्स और बहुलक, पॉलीमर्स। हाँ, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। वृहद अणु मतलब बहुत बड़े अणु जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, जैसे प्लास्टिक, प्रोटीन। बिल्कुल। मैक्रो मतलब बड़ा। ये ऐसे अणु होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, हजारों या लाखों में। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी। प्राकृतिक कौन से हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वृहद अणुओं के उदाहरण हैं स्टार्च, सेल्यूलोज जो पौधों की कोशिका भित्ति बनाते हैं, प्रोटीन जो हमारे शरीर की मांसपेशियां, एंजाइम वगैरह बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA जो आनुवंशिक जानकारी रखते हैं, और प्राकृतिक रबर। सारणी 9.28 में कुछ दिए हैं। और मानव निर्मित या संश्लेषित या सिंथेटिक वृहद अणुओं में आते हैं तरह तरह के प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट वगैरह। ठीक है। और बहुलक यानी पॉलीमर क्या है फिर? क्या ये वृहद अणु ही है? हाँ, बहुलक एक खास तरह के वृहद अणु होते हैं। पॉलीमर शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है। पॉली मतलब बहुत सारे और मर मतलब इकाई या हिस्सा।
बहुत सारी इकाइयां। सही। बहुलक ऐसे बड़े अणु होते हैं जो छोटी छोटी सरल बार बार दोहराई जाने वाली संरचनात्मक इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। इन छोटी इकाइयों को एकलक या मोनोमर कहते हैं। अच्छा, जैसे मोतियों की माला में हर मोती एक मोनोमर है और पूरी माला एक पॉलीमर। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जिस प्रक्रिया से मोनोमर जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं उसे बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीथीन इसका सबसे आम उदाहरण है। स्रोत में दिया है एथिलीन C2H4 मोनोमर है और उसके बहुत सारे अणु जुड़कर पॉलीथीन बनाते हैं। चित्र 9.26। एकदम सही। एथिलीन के N अणु N बहुत बड़ी संख्या है, जुड़कर पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन बनाते हैं। सारणी 9.27 में कुछ और उदाहरण है। PVC जिसके पाइप बनते हैं उसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड है। पॉलीस्टाइरीन जिससे थर्मोकोल बनता है उसका मोनोमर स्टाइरीन है। हाँ, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर से कंबल वगैरह बनते हैं। टेफ्लॉन टेट्राफ्लुओरोएथिलीन मोनोमर से नॉनस्टिक बर्तनों पर कोटिंग होती है। पॉलीप्रोपाइलीन प्रोपाइलीन मोनोमर से इंजेक्शन सिरिंज फर्नीचर बनते हैं। इनके मोनोमर और उपयोग याद रखना SSC परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। हाँ, कुछ कॉमन पॉलीमर्स के मोनोमर और यूज पूछे जा सकते हैं। स्रोत में पॉलीमर्स के प्रकारों का भी जिक्र है, जैसे वो सीधी चेन वाले रैखिक, ब्रांच्ड वाले शाखित या जाल जैसे तिर्यकबद्ध क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। ओके। और ये भी कि क्या पॉलीमर एक ही तरह के मोनोमर से बना है, समबहुलक होमोपॉलीमर, या अलग अलग तरह के मोनोमर से सहबहुलक कोपॉलीमर। ठीक है, ये काफी जानकारी हो गई। हाँ, कार्बन की दुनिया बहुत विशाल है। तो इस पूरे अध्याय से अगर SSC परीक्षा के लिए निचोड़ निकालना हो तो किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए? एक क्विक रिकैप। जरूर। संक्षेप में कहें तो पहला, परिभाषाएं। सहसंयोजी आबंध क्या है? हाइड्रोकार्बन्स संतृप्त असंतृप्त किसे कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह का मतलब, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं, समघटकता क्या होती है, बहुलक, एकलक, वृहद अणु, इनकी परिभाषाएं और मतलब समझना। ठीक है, डेफिनेशंस। दूसरा, कार्बन के गुण। वो दो खास गुण, श्रृंखला बंधन कैटिनेशन और चतुर संयोजकता टेट्रावैलेंसी, ये क्यों महत्वपूर्ण है? कार्बन क्यों इतने यौगिक बनाता है? कार्बन की खासियत। दूसरा, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या अंतर है, उनके सामान्य सूत्र, और मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन जैसे सरल उदाहरणों के स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समेत। स्ट्रक्चर्स। चौथा, IUPAC नामकरण। बहुत जटिल नहीं, पर सरल यौगिकों जैसे 5-6 कार्बन तक एक फंक्शनल ग्रुप वाले का IUPAC नाम लिखना या दिए गए नाम से स्ट्रक्चर पहचानना। नामकरण। पांचवां, रासायनिक अभिक्रियाएं। वो 4 मुख्य अभिक्रियाएं, दहन, ऑक्सीडेशन, संकलन, प्रतिस्थापन और साथ में एस्टरीकरण और साबुनीकरण। इनकी शर्तें क्या हैं, क्या बनता है उत्पाद, और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। रिएक्शंस और इक्वेशंस। छठा, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, इनके भौतिक और रासायनिक गुण, मुख्य अभिक्रियाएं और उपयोग। ये 2 कंपाउंड्स। और सातवां, बहुलक। बहुलक क्या है, एकलक क्या है, और पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन जैसे कुछ आम बहुलकों के एकलक और उपयोग। पॉलीमर्स। हाँ, और संरचनाएं बनाना, खासकर सरल अणुओं और ब्यूटेन जैसे यौगिकों के समघटकों की। वाह, ये तो काफी कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट हो गई। मतलब अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए तो चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ, ये मुख्य बिंदु हैं इस अध्याय के। कार्बन की दुनिया वाकई में बहुत बड़ी और दिलचस्प है। मतलब एक छोटे से परमाणु से शुरू होकर जीवन के आधार मॉलिक्यूल जैसे DNA, प्रोटीन और हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे प्लास्टिक, दवाइयां, ईंधन, सब कुछ इसी कार्बन पर टिका है। ये सब कार्बन के इन्हीं खास गुणों की वजह से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल, और यही एक सोचने वाली बात भी है जो आखिर में मैं कहना चाहूंगा। हमने प्राकृतिक बहुलकों जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, रबर और कृत्रिम यानी मानव निर्मित बहुलकों जैसे प्लास्टिक के बारे में जाना। हाँ, कृत्रिम बहुलक, खासकर प्लास्टिक, हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं। पर उनका जो कचरा इकट्ठा हो रहा है वो एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि वो आसानी से प्रकृति में नष्ट नहीं होते, बायोडिग्रेड नहीं होते। सही बात है। प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या हम प्रकृति से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम प्राकृतिक बहुलकों
और उनके बनने की प्रक्रियाओं जैसे पॉलीमराइजेशन को और गहराई से समझकर भविष्य के लिए ऐसी नई सामग्रियां, ऐसे नए मटेरियल्स डिजाइन कर सकते हैं जो उपयोगी तो हों पर साथ ही पर्यावरण के लिए बेहतर हों, मतलब जो इस्तेमाल के बाद आसानी से नष्ट हो सकें, बायोडिग्रेडेबल हों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम सस्टेनेबल मटेरियल्स बना सकते हैं? हाँ, इस दिशा में सोचना और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कार्बन केमिस्ट्री हमें इसकी चाबी दे सकती है। बहुत ही बढ़िया नुक्ता। इस गहरी और मजेदार चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से कार्बन यौगिकों के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने में सभी को काफी मदद मिलेगी। मुझे भी यही उम्मीद है।